नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि एक वर्किंग एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। आप में से कई लोगों ने मुझे पहले मैसेज किया है, कमेंट करके रिक्वेस्ट करी है कि एक ऐसा अलग वीडियो बनाया जाए कि वर्किंग एस्पिरेंट नौकरी के साथ साथ तैयारी कैसे कर सकता है, उसके बारे में पूरी जानकारी एक साथ हमें मिल जाए। तो उसी बारे में हम बात करेंगे, हर पहलू के बारे में चर्चा करेंगे कि वर्किंग एस्पिरेंट को कैसे करना चाहिए काम या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या जॉब के साथ यूपीएससी की तैयारी करना सही है? मेरा आंसर होगा इसमें हाँ, सही है। अगर आपके पास एक नौकरी है हाथ में तो आपको यूपीएससी की तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इफ यू आर अ वर्किंग एस्पिरेंट यू शुड प्रिपेयर वाइल वर्किंग। नौकरी छोड़ के तैयारी करना ठीक नहीं है। कुछ केसेस में होगा, आगे उसकी भी चर्चा मैं कर लूंगा। अब बात यह है कि अगर आप एक नौकरीशुदा व्यक्ति हैं तो आपके लिए बेस्ट प्लान क्या है यूपीएससी देने का। तो देखिए, ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं अगस्त 2023 के महीने में, तो मैं जो भी बातें आपको बताऊंगा वो 2024 या 2025 के संदर्भ में होंगी। अगर आप ये वीडियो बहुत सालों बाद कभी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हो सकता है इसमें कुछ बदलाव हो, तो वो आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस में पता चल जाएंगे। अगर आप मेरे वीडियोस के अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जहां मेरे जितने भी वीडियोज हैं, कोर्सेज हैं, उन सभी के लिंक आपको एक ही स्थान पर मिल जाते हैं। तो पहले तो यूपीएससी का जो पैटर्न है आई एम श्योर आपको वो पता होगा, थोड़ा सा बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। पहला स्टेज होता है प्रिलिमिनरी स्टेज, जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है। इसमें एमसीक्यू सवाल आते हैं और ये एग्जाम होता है मई या फिर जून के महीने में। तो अभी फिलहाल जो टेंटेटिव प्लान है यूपीएससी का वो मई का है, कभी कभी एग्जाम जून में जा रहा है। तो मई और जून, इसके पहले आपको ये लेकर चलना है कि आपके पास एक साल हो तैयारी का। द बेस्ट आइडिया इज टू स्टार्ट, द बेस्ट टाइम इज टू स्टार्ट 1 ईयर अहेड ऑफ दिस, यानी कि इससे एक साल पहले। अगर 1.5 साल पहले कर लोगे तो और भी बेहतर रहेगा, लेकिन एक साल तो बेर मिनिमम है, इससे कम समय में आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात तो ये दिमाग में रखिए। फिर ये भी याद रखिए कि एग्जाम केवल ऐसा नहीं है कि एक दिन का एग्जाम है उसके बाद खत्म हो गया, नहीं। ये यूपीएससी का एग्जाम है, इसमें आपको मेंस भी देना पड़ता है। तो अक्सर सितंबर के महीने में मेंस हो रहा है, अभी सितंबर के महीने में ये मेंस होगा। उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू होता है 275 नंबर का, और ये सारी डिटेल्स जो है वैसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अभी मैं इनमें डिटेल में नहीं जाने वाला कि GS1 में क्या होता है, GS2 में क्या होता है। ये मैंने ऑलरेडी एक अलग वीडियो में डिस्कस किया है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। तो अभी अगर 2024 के यूपीएससी एग्जाम का कैलेंडर हम देखें, 2024 जो नेक्स्ट ईयर का यूपीएससी पेपर है वो मई के आखिरी हफ्ते में प्रीलिम्स करवाने वाले हैं। सितंबर के मध्य में 2024 में मेंस एग्जाम होगा। इंटरव्यू की तारीख हालांकि अभी आई नहीं है, टेंटेटिवली हम मान के चल सकते हैं कि जनवरी और फरवरी के टाइम में 2025 में होगा। आपका फाइनल रिजल्ट आएगा अप्रैल 2025 में, यानी कि आज से लगभग 2 साल बाद, जब भी आपने ये सोचा है कि मैं आईएएस की तैयारी करूंगा या करूंगी, उसके 2 साल बाद आपका रिजल्ट आएगा, बशर्ते आप पहले अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो जाएं। अगर आप एक अटेम्प्ट और देते हैं तो इसको साइकिल को 1 साल और बढ़ा लीजिए, फिर ये 2 साल नहीं बढ़ेगी। ओके, तो 2025 या 26 में आपके सपने पूरे होंगे। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखिए कि अभी जो नौकरी कर रहे हैं उससे नफरत करनी शुरू नहीं करनी है। कम से कम ये नौकरी आपको 2 या 3 साल अभी और करनी पड़ सकती है। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। ये मत सोचना कि आज मैंने पढ़ना शुरू किया और कल मैं कलेक्टर बन जाऊंगा और मेरे बॉस को मैं कुछ भी कह सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। नो, आपको ये सोचकर चलना है कि 2-3 साल आपको अपनी अभी जॉब और करनी है द डे यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट प्रिपरेशन। एग्जाम देने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया और आप लोगों को ध्यान में रखना है, वो है उम्र का। तो देखिए, यूपीएससी कहता है कि जनरल कैटेगरी में मैक्सिमम एज अलाउड इज 32। अब अगर आप 27-28 से कम उम्र के हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू आर लेट्स से 27 और 28 और आप सोच रहे हैं कि मैं 2 साल तैयारी करके या 3 साल तैयारी करके एग्जाम देना चाहता हूं, तो इस क्राइटेरिया को थोड़ा ध्यान से देख लेना। यूपीएससी कहता है कि 1 अगस्त उस साल का, जिस साल आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उस समय आपकी उम्र 32 नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप 28-29 के आसपास हैं तो इसको ध्यान से देखना और उसके अनुसार अपना अटेम्प्ट टारगेट डिसाइड करना कि मुझे इस साल एग्जाम देना है। आई एम श्योर आप सभी पढ़े लिखे हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, पॉज करके ध्यान से समझ सकते हैं। हाँ, जो कैटेगरीज हैं जैसे कि अदर बैकवर्ड क्लासेस दैट इज ओबीसी, उसमें आपको कुछ साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कैटेगरी के अंदर भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो 5 ईयर्स का है फॉर SC एंड ST। एंड ओबीसी के अंदर जो ये रिलैक्सेशन है ये 3 साल का है। तो मान के चलिए कि जनरल कैटेगरी 32, ओबीसी 35 एंड SC एंड ST में 37। दिस इज द मैक्सिमम एज क्राइटेरिया। उसके अनुसार आप देख लीजिएगा। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो आपको ये 1 अगस्त की तारीख को ध्यान में रखना है। बाय द वे, ये जो नोटिफिकेशन है 2021 के नोटिफिकेशन से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। आपको जिस साल एग्जाम देना है उस साल 1 अगस्त के दिन आपकी उम्र 32 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बात अच्छे से ध्यान में रखें। अब बात करते हैं कि जॉब होने के आपको क्या फायदे हैं। अक्सर एस्पिरेंट्स के दिमाग में ये बात चलती है कि जो फुल टाइम तैयारी कर रहा है वो हमसे 2 कदम आगे है
उसके पास दिन के पूरे 24 घंटे हैं पढ़ाई करने के लिए और हमारे पास तो गिनती के 3-4 घंटे हैं, तो उसमें हम क्या कर लेंगे। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना, जिसके पास पूरा समय होता है, पहली बात वो ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे पढ़ाई ही कर रहा हो। आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं एंड फ्रॉम व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड ऑलमोस्ट 70 to 80% एस्पिरेंट्स आर इनटू डिस्ट्रैक्शंस। नॉट एवरीबडी, सभी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर एस्पिरेंट्स किसी ना किसी डिस्ट्रैक्शन में है और उनका जो रूटीन है वो एक वर्किंग एस्पिरेंट के कंपैरिजन में काफ़ी ख़राब है। तो अगर आप एक जॉब कर रहे हैं ना, तो आपके पास ऑलरेडी एक डिसिप्लिन लाइफ है। आपका ऑफिस सुबह 9 बजे या 10 बजे शुरू होता है, आप समय पे उठते हैं, समय पे ऑफिस जाते हैं, तो आपके पास एक ऑलरेडी बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर बना हुआ है। उसी में थोड़े से आपको चेंजेस करने हैं, छोटे मोटे चेंजेस करने हैं और आप काफ़ी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ये बात तो अपने दिमाग से निकाल देना कि अगर मैं जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं एक फुल टाइम एस्पिरेंट से बहुत पीछे हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप मेंटली उन लोगों से बहुत आगे हैं जिनके पास कोई नौकरी नहीं है। यू हैव अ जॉब सिक्योरिटी। अगर आपका यूपीएससी नहीं भी हुआ, जो 99% एस्पिरेंट्स का नहीं होता है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो भी आपके हाथ में एक नौकरी है और आप अपने करियर में तरक्की करते रहेंगे। जो तैयारी के भी 2 या 3 साल होते हैं, ये भी आपके वेस्ट नहीं जा रहे हैं। इस समय भी आपकी जॉब चल रही है, आपको उसका फायदा लॉन्ग टर्म अपने करियर में मिलेगा। तो नंबर 1, आप यहाँ पर एक फुल टाइम एस्पिरेंट से आगे हैं। अब ऐसा नहीं है कि फुल टाइम एस्पिरेंट सोच रहे हैं कि सर मैं क्या करूँ, फिर जॉब कर लूँ ज्वाइन। नहीं, अगर आपके पास समय है, आपके पास ये आर्थिक इतनी संपन्नता है कि आप बिना नौकरी किए अपना गुजारा करते हुए 1 साल तैयारी कर सकते हैं, तो 1 साल आप फुल टाइम दीजिए। जो जॉब कर रहा है उसको भी मैं ये सजेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास ऐसा कुछ मौका है, मान लीजिए आप सोच ही रहे थे कि मैं जॉब स्विच कर लेता हूं या फिर 1 साल के लिए सबैटिकल ले लेता हूं या ले लेती हूं। सबैटिकल का मतलब है कि आप जॉब छोड़कर कुछ समय थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं कुछ अन्य चीज़ों को। अगर आप ऐसा करने का सोच ही रहे थे तो फिर जॉब छोड़ दो, 1 साल के लिए यूपीएससी की तैयारी करो फुल टाइम एंड देन यू कैन ज्वाइन द जॉब अगेन जब मेंस और प्रीलिम्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर जॉब है तो जॉब छोड़ के तैयारी करने की मत सोचना। पहले कम से कम 1 साल तैयारी कर लो, सब्जेक्ट अपना पढ़ लो, रिविजन कर लो, उसके बाद आप ये डिसीजन लीजिएगा। सेकंड, आपके हाथ में एक रनिंग इनकम है तो आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली। आपको लगता है कि कोई कोचिंग आपको ज्वाइन करनी है या आपको कभी कोई किताब खरीदनी है, यू नेवर हैव टू थिंक अबाउट इट। आप ये सारी छोटी मोटी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। आपके लिए एक रनिंग इनकम एक बहुत बड़ा सहारा होता है। इट्स अ बिग मेंटल बूस्ट। तीसरा, अक्सर जो फुल टाइम एस्पिरेंट हैं वो काफ़ी लोनली हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ही कमरे में बैठकर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और खास करके देखिए ऑनलाइन शिक्षा के जगत में ये एक उसका ड्रॉबैक है कि जब ऑनलाइन आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ कम्युनिटी नहीं मिलता है। ऑफिस गोअर्स के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप कभी इस प्रॉब्लम से नहीं जूझेंगे। एटलीस्ट आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप लोगों से मिल रहे हैं, बोलचाल कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो भी आपके पास काफ़ी दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है और उससे आपका कैरेक्टर भी डेवलप होता है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी काफ़ी सुधर जाती है। जो लोग फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, मैंने देखा है उनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी स्टंटेड हो जाती है। स्टंटेड यानी कि उनकी ग्रोथ कॉलेज के बाद रुक जाती है। कॉलेज के समय तक जो आपने अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट कर लिया, उसके बाद आप वो डेवलपमेंट नहीं कर पाते। तो इसीलिए आपको जॉब में होना, आपका जॉब में होना आपके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है, खास करके इंटरव्यू स्टेज में, क्योंकि ऑलरेडी आपने जॉब के लिए कभी इंटरव्यू दिया होगा, तैयारी करी होगी, आपको अच्छे से बोलना आता है, 4 लोगों के सामने आप घबराते नहीं है। ये सारी चीजें आपको दिक्कत नहीं देंगी। हालांकि ये लास्ट स्टेज है इंटरव्यू, बट स्टिल इट विल बी अ एडेड बेनिफिट व्हेन यू गो फॉर दैट इंटरव्यू स्टेज। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं फुल टाइम जॉब के। नंबर 1 और सबसे बड़ा चैलेंज यही है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपके पास समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है, आपकी नौकरी ऐसी है जो दिन के आपके 14 घंटे खा जाती है, मेंटली मैं कह रहा हूं, हो सकता है आप ऑफिस में 10 घंटे रहते हैं लेकिन 4 घंटे घर आने के बाद भी काम करते हैं, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। देन आई विल सजेस्ट दैट यू लीव द जॉब। क्योंकि अगर आप इस तरह की नौकरी कर रहे हैं, बहुत ही हाई ज़्यादा टेंशन वाली है, जिसमें बहुत जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, आप कोई 50-100 लोगों की टीम मैनेज कर रहे हो, आपको पूरे दिन फ़ोन चलते रहते हैं, घर पे आने के बाद भी आप रात की 10 बजे तक फ़ोन पे लगे हुए हैं, तो फिर आप यूपीएससी की तैयारी ढंग से नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो ठीक से तो फिर कर पाओगे। अगर आपका जॉब ऐसा है कि आपका 12 से 14 घंटे ले रहा है दिन का, देन इट इज एडवाइसेबल दैट यू लीव योर जॉब और टेक अ 6 मंथ ब्रेक एंड देन प्रिपेयर। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपकी नौकरी फिक्स 8 घंटे की है, जैसे कई सरकारी नौकरियां होती है भैया 9 to 5 आपका जॉब है, कई कॉर्पोरेट जॉब्स भी ऐसी हैं जिसके अंदर आपको सुबह 10 बजे जाना है, शाम की 6-7 बजे तक आप फ्री हो जाते हैं, देन इट इज ओके, यू कैन प्रिपेयर। अगर आपको मेंटली एंड फिजिकली अपने जॉब में 10 घंटे से ज्यादा देना पड़ रहा है, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। एज लॉन्ग एज कम्यूट मिलाकर आप 10 घंटे से ज्यादा नहीं दे रहे हैं, तब तक मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं है। कई सारे लोग तैयारी कर रहे हैं इतना टाइम देकर। एक मेजर इशू जो आता है जॉब वालों के साथ वो ये है कि उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि आपको प्रीलिम्स के पहले भी कुछ दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी, मेंस के समय भी इट इज एडवाइजेबल टू गेट अ 1 month और 2 month लीव। तो अगर वो लीव आपको मिल जाती है तो ठीक है, लेकिन कई बॉसेस नहीं देते हैं और आज के समय में इतना कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट है कि ये वाली छुट्टी मिलना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया। सेकंड नंबर, तीसरा ये है कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर आपको अपने बॉस से या एम्प्लॉयर से
यूपीएससी परीक्षा देने के लिए परमिशन लेनी आवश्यक है। सरकारी में तो लगभग सभी में ये रूल है, जहां तक मुझे जानकारी है, आर्मी में भी है। तो सभी जगह आपको परमिशन मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर इमीडिएट बॉस। जहां तक मैंने लोगों से बातचीत करी है, सबने यही कहा है कि सर अगर बॉस अच्छा है तो परमिशन आराम से दे देते हैं, अगर बॉस थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है तो फिर परमिशन नहीं देते या फिर आपको छुट्टी नहीं देंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इसमें देखो, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले तैयारी कर लो। टारगेट जब आपका यूपीएससी एग्जाम देने का है, फॉर्म भरना आता है, फॉर्म फरवरी में आएगा, तो जो फॉर्म भरने वाला समय है तब आप परमिशन लीजिए। जैसे आप तैयारी कर ली, 6 महीने आपने पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप अपने बॉस को कहिए कि सर फरवरी में फॉर्म आ गया है, नाउ आई हैव टू फिल अप द फॉर्म, तो उस समय आपको परमिशन देनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा आपका जो तैयारी वाला टाइम है वो निकल चुका होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को धोखा दो, धोखे में रखना नहीं है, बस थोड़ा ये है कि दुनिया को बहुत ज्यादा बताओ मत कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल कि थोड़ा अपने तक ही रखें कि तैयारी कर रहे हैं, वरना क्या है कि कई बार ऑफिस में एटमॉस्फेयर ऐसा भी हो सकता है कि लोग कहेंगे कि ये तो काम चोरी कर रहा है, ये एक्स्ट्रा काम करने की बजाय पढ़ाई करता रहता है, ये समय निकाल कर पढ़ाई कर रहा है, इसको काम नहीं मिल रहा है। ये सारी ऑफिस पॉलिटिक्स को आपको अवॉइड करना है। ट्राई टू रीड और वॉट एवर यू डू एट होम। ऑफिस के अंदर बहुत ज्यादा समय अपना इन चीजों का ना दें। और देखिए, वैसे भी आपके जॉब के साथ ये गलत होगा, यानी कि इट विल बी अनएथिकल ऑफ यू कि आप जॉब के समय में अपना खुद का पर्सनल काम करें। जो आपकी नौकरी का काम है आप उस समय वही करिए, जो घर पे आपका समय है उसको आप पूरी तरह से तैयारी को दीजिए। स्पेशली इफ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब बात करते हैं 2024 के प्रिपरेशन अप्रोच के बारे में। तो देखिए, वर्किंग एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए, एक वर्किंग एस्पिरेंट को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, अगर आप आज सोच रहे हो 2023 के अगस्त में कि मुझे यूपीएससी देना है, तो सबसे पहले थोड़ा रिसर्च कर लो, बुक लिस्ट क्या है, पैटर्न क्या है, एग्जाम कितना कठिन होता है, कुछ प्रीवियस ईयर के टॉपर्स के इंटरव्यूज देख लीजिए, थोड़ा मोटिवेशन उससे बिल्डअप हो जाएगा। एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट बनाइए जहां पर भी आप रहते हैं, जैसे आपका फ्लैट है, कोई आपका रेजिडेंशियल सरकारी क्वार्टर है, या जहां पर भी आप जॉब कर रहे हैं, एनवायरमेंट पढ़ाई का होना चाहिए। अब यहां पर जो लोग जैसे एक ही रूम में 2 लोग रह रहे हैं, ठीक है, जैसे जॉब की स्टार्टिंग में कई लोग रहते हैं आईटी सेक्टर में, या फिर बहुत सारी जॉब्स में एक ही कमरे में 2 या 3 लोग रह रहे हैं, तो उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा ऐसी जगह शिफ्ट हो जाओ जहां पर आपका अपना कमरा हो। पढ़ाई 2 या 3 लोगों के साथ एक ही रूम में नहीं हो सकती है। तो आपके लिविंग अरेंजमेंट और पढ़ाई करने की जगह को थोड़ा सा आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। आपको उसे अच्छे से देखकर चेंज भी करना पड़े तो कर लीजिए, अभी कर लीजिए, वेट मत करना कि मैं 6 महीने बाद चेंज करूंगा। जब आप पढ़ाई की सोच रहे हैं उसी दिन उसे बदल दीजिए। उसके बाद आपको बुक्स और रिसोर्सेज लाना है और पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। अब मैं आपको यहां पर सजेस्ट करूंगा कि जिसको यूपीएससी के पैटर्न या बुक लिस्ट के बारे में नहीं पता, प्लीज मेरा ये वीडियो देख लो, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल में बुक लिस्ट की बात नहीं करने वाला हूं। इट विल टेक अप ऑलमोस्ट 1 आवर अगर मैं एक एक सब्जेक्ट की एक एक किताब के बारे में चर्चा करूं। वो चर्चा मैंने इस वीडियो में कर रखी है। तो इस वीडियो को आप लोगों को अच्छे से देखना है। सारी बुक लिस्ट, एक एक सब्जेक्ट वाइज क्या पूरा सिलेबस होता है, सब कुछ मैंने यहां पर डिटेल में एनालाइज किया है। यहां पर इस वीडियो में हम मेनली चर्चा कर रहे हैं कि वर्किंग एस्पिरेंट्स की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, ठीक है। तो आपने एक बार ये बुक लिस्ट पूरी देख ली, आपने तय कर लिया कि मुझे तैयारी करनी है। अब आपको सबसे बड़ा डिसीजन ये लेना है कि क्या आप सेल्फ स्टडी करेंगे या फिर कोई क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं। और दूसरा डिसीजन ये कि आप एग्जाम तुरंत अगले साल दे रहे हो, यानी कि 2024 में या फिर 2025 में एग्जाम देना चाह रहे हो, ये आपको डिसीजन लेना है। अब यहां पर मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपकी जॉब बहुत ज्यादा हेक्टिक है, यानी कि आपको जॉब में बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है कि कुछ और काम करें घर आकर, लेट्स से दैट यू आर वर्किंग फॉर अराउंड 10 to 11 आवर्स और आपको बाकी समय अपने घर पर आकर कुछ घंटे ही मिल पाएंगे, 2 घंटे, तो फिर आप एक साल में पूरा सिलेबस कवर करके अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे। अगर आपकी जॉब 8 घंटे की या 7 घंटे की है, दैट इज द आइडियल सिचुएशन। उसमें आप एक साल के अंदर तैयारी भी कर लोगे और एग्जाम में अटेम्प्ट भी कर सकते हो। तो मान लीजिए कि आपकी नौकरी ऐसी है जिसमें आपको बस 9 to 5 जाना है एंड रेस्ट ऑफ द टाइम इज योर्स, आपको जो चाहे आप करें, तो फिर आप एक साल का होराइजन ले लो। यानी कि आप 2023 में ये वीडियो देख रहे हैं तो 2024 को टारगेट कर लो, या 24 में वीडियो देख रहे हो तो 2025 के एग्जाम को आप दे सकते हैं। अगर आपको जॉब में कम समय मिल रहा है और जॉब छोड़ने का मन नहीं है, या फिर कुछ मजबूरियां हैं, आर्थिक जिम्मेदारियां हैं घर पे कि जॉब नहीं छोड़ सकते, फैमिली मैन है, तो फिर आप आराम से 2 साल बाद एग्जाम दीजिए। कोई जल्दी नहीं है। यू शुड नॉट हैव अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी कि मैं एक ही साल में तैयारी करके दे दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे 2025 को टारगेट कर लीजिए, कोशिश करिए कि एक साल के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मैं उसका भी टाइम टेबल अभी आपको आगे बता दूंगा कैसे तैयारी करनी है। तो वो 2025 आपके दिमाग में रहना चाहिए। जस्ट मेंटेन द एज क्राइटेरिया। अब ऐसा ना हो कि आप 2025 में फिक्स 32 के होने वाले हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि 2025 रखो, फिर आपको देना पड़ेगा 31 की उम्र पे 2024 का अटेम्प्ट। तो ये दोनों चीजें, एज एंड आपको समय कितना देना है तैयारी का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अटेम्प्ट कौन सा देंगे। तो याद रखिए, अगर आप
तैयारी में घर पे अपने आप को 4 या 5 घंटे डेली दे सकते हैं तो फिर 1 ईयर के अंदर आपका सिलेबस और सब कुछ हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। बट इफ यू आर एबल टू गिव जस्ट लाइक 2 आवर्स एवरी डे, देन यू शुड गो फॉर द 2 ईयर टाइम होराइजन। अब आदर्श टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, कितना समय आपको किस सब्जेक्ट को देना है, ये मैं आपको बताऊंगा। अब ये टाइम टेबल मैंने बनाया है 2 ईयर वाले एस्पिरेंट के लिए, यानी कि जो 2 साल बाद यूपीएससी देना चाह रहा है एक वर्किंग एस्पिरेंट, उसके लिए मैंने ये टाइम टेबल बनाया है। लेकिन जो 1 ईयर के अंदर एग्जाम को देना चाह रहा है वो भी इसे फॉलो कर सकता है। तो मैंने ये 1.5 ईयर का टाइम टेबल बनाया है पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए, जीएस का स्टैटिक सिलेबस आपका 10 महीने में बड़े आराम से हो सकता है। अगर आप डेली 2 घंटे भी देते हैं, 2 या 3 घंटे मैक्सिमम दे देते हैं, तो आपका 10 महीने में सिलेबस बड़े अच्छे से कंप्लीट हो सकता है। यू कैन कंप्लीट द एंटायर जीएस स्टैटिक सिलेबस। फिर आपके ऑप्शनल की प्रिपरेशन आपको 5 महीने अगर अलग से आप कर रहे हो तो 5 महीने उसको जोड़ देंगे तो ये 15 महीने हो गए। उस समय भी आपको बस एक क्लास करनी है ऑप्शनल की, तो ये 5 महीने हो जाएंगे, 15 महीने हो गए। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस के लिए मैं 2 महीने रख रहा हूं तो ये 17 महीने हो गए। आप इसमें 1 महीने का और गैप ले लो तो ये 1.5 साल हो जाएगा, 18 मंथ्स हो जाएगा। 1 महीना मान लो बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, आप 10-15 दिन कुछ बीमार रह गए, उसको भी मैं फैक्टर इन कर रहा हूँ। हो सकता है कि 15-20 दिन आपकी नौकरी में इतने बिजी थे कि आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाए, तो वो सब चीज़ें भी आप मान के चलो तो 18 या 19 महीने के अंदर आपको ये अपना पूरा सिलेबस करना है। एंड उसके बाद जो बचे हुए 5 या 6 महीने हैं, उन 6 महीनों के अंदर आपको सिर्फ रिविजन करना है एंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके टेस्ट सीरीज देनी है। तो ये 1.5 ईयर का टाइम टेबल जो मैंने बनाया है, ये जीएस के लिए आपको एक आइडियल टाइम टेबल यहां पर मैं बता देता हूं। तो मान लीजिए कि आप केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एक समय पर, तो आपको पॉलिटी 45 दिनों के अंदर खत्म करनी है, आपको हिस्ट्री को 45 डेज देना है, आर्ट एंड कल्चर 15 डेज, ज्योग्राफी 45, इकोनॉमी 30, एनवायरमेंट इकोलॉजी 25, साइंस एंड टेक 20, आईआर 15, सोशल जस्टिस एंड सोसाइटी 10, एथिक्स को 25, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट 15, लैंग्वेज पेपर एंड एसे को 10 डेज। तो ये लगभग 10 महीने हो गए। 300 दिन या 10 महीने का मैंने आपको जीएस का पूरा सिलेबस का ब्रेकडाउन दे दिया है। आप चाहो तो इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से, या फिर आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको पॉज करके। तो आपको कुल मिलाकर ये वाला टाइम टेबल आदर्श तौर पे फॉलो करना है। अब जरूरी नहीं कि आप एक समय पर एक ही सब्जेक्ट कर रहे हो, यहां पर काफी ओवरलैप भी होंगे। मान लीजिए कि आप पॉलिटी और हिस्ट्री को एक साथ पढ़ रहे हो, तो फिर कोशिश करो कि 90 दिन, यानी कि दोनों का मिलाकर 90 हो गया ना, 45, तो 3 महीने के अंदर आपका हिस्ट्री और पॉलिटी का सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। एटलीस्ट एक रीडिंग आपकी यहां पर हो जानी चाहिए। ये आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी खुद भी करनी है, एंड आई एम श्योर कि आप सब इतने समझदार हैं कि ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। लेट्स से कि आप 1 साल तैयारी कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? तो जो 1 साल तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए क्या होगा कि ये ऑप्शनल वाली तैयारी आपको साथ में करनी पड़ेगी। यू हैव टू डू दिस अलॉन्ग विथ योर जीएस। तो ये 5 महीने ओवरलैप हो जाएंगे, तो 5 महीने जो ऑप्शनल को देने हैं आपको 4 महीने में भी हो जाता है, लेकिन मैंने 5 ले लिए हैं, तो ये साथ में ही हो जाएगा जीएस के। और रिवीजन वगैरह आपको यहाँ पर 2 महीने में करना है, तो ये 1 साल का टाइम टेबल आपका इस तरह से बन जाएगा। अब आप जैसे ही वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए ये टाइम टेबल दिमाग में रखते हुए हमने उड़ान बैच लॉन्च किया था। उड़ान एक्स हमारा आखिरी उड़ान बैच है। ये देश का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है। इसमें हम केवल 10,000 रुपीज़ में आपको यूपीएससी की पूरी तैयारी करवा रहे हैं। 900+ आवर्स की यहाँ पर लाइव क्लासेस रहती हैं। आपको यहाँ टीचर्स के साथ एक जुड़ाव मिलेगा। ये सब कुछ आपको उड़ान बैच में मिल रहा है। नाउ द आइडियल टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन वॉज इन जुलाई, लेकिन ठीक है, अगर अभी भी आप करना चाहते हैं तो 2024 के लिए आखिरी बैच है जो हमारा 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसको ज्वाइन करने का लिंक नीचे आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले कमेंट में भी मिल जाएगा। और यहाँ पर जो भी प्राइस आपको वेबसाइट पे नजर आ रही है उसमें महिपाल कोड लगा दोगे तो वो ऑटोमेटिकली 10,000 पर आ जाएगी। अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो बोध बैच हमारा शुद्ध हिंदी में बैच है, वो भी सेम डेट से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। एंड याद रखिए ये हमारे लास्ट बैचेस हैं फॉर 2024। अगर आप अगले 2 साल का होराइजन लेकर चल रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पाथफाइंडर पास ले लीजिए। इसमें क्या होगा कि आप जीएस का कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए बीच में आपको 2 महीने ऑफिस का बहुत जरूरी काम है, आप 2 महीने नहीं पढ़ पाए, तो फिर आप किसी और बैच के अंदर जाकर अपना वो सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी नहीं करना, 1 साल बाद करना है, यू कैन डू दैट। तो हमारे जितने भी पाथफाइंडर के कोर्सेज आने वाले हैं, ऑल द पाथफाइंडर कोर्सेज, चाहे वो ऑप्शनल कोर्स हो, कोई क्रैश कोर्स हो, जीएस का बैच है, वो सब कुछ आपके लिए एक्सेसिबल होगा। तो ये पास लेकर आपने पाथफाइंडर यूनिवर्सिटी में एंट्री कर ली है और इस एंट्री के बाद आप जो चाहे वो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज अवेलेबल राइट नाउ फॉर 20,000 रुपीज। इसका भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी आपको डिटेल पूछनी है, कोई डाउट है, तो आप हमारे फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए 9595008800। अभी हमारे जो ऑप्शनल कोर्सेज हैं, इफ यू वांट टू ज्वाइन देम अलग से तो भी आप कर सकते हैं। 10,000 रुपीज, अगेन द सेम प्राइस फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ये हमारे 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं और आप उड़ान और ऑप्शनल दोनों के कॉम्बो को भी अवेल कर सकते हैं। ये वो टीचर्स हैं जो पाथफाइंडर चैनल पे पढ़ाते हैं। सेम टीचर्स आपको
बैचेस में पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि टीचर कोई और वहाँ पढ़ा रहा है, यूट्यूब पे कोई और चेहरा आपको दिख रहा है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको यूट्यूब पे, तो मैं ही आपको पाथफाइंडर बैच में भी या फिर जो उड़ान बैच है उसमें पढ़ाने वाला हूँ। द एंटायर फैकल्टी इज सेम। अब बात करते हैं नोट्स की। तो एक बड़ा सवाल हमेशा एस्पिरेंट्स मुझसे पूछते हैं, वर्किंग एस्पिरेंट, कि सर नोट्स बनाए या नहीं। देखिए, मैं हमेशा सुझाव दूंगा कि नोट्स बनाओ। अब आपको नोट्स लेकिन वीकडे के दिन नहीं बनाने हैं, इस बात को ध्यान रखो। आप जो वीकडे के दिन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, मैं मान के चल रहा हूं कि आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हैं, तो आपको यही सुझाव दूंगा कि आप बैच ज्वाइन कर लीजिए, कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। हमारा उड़ान बैच है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन नोट्स आपको वीकडे के दिन नहीं बनाने, आप उस दिन केवल क्लासेस अटेंड कीजिए। और आपको क्या करना है कि वीक एंड के दिन नोट्स बनाने हैं। देखिए, सेल्फ नोट्स बनाने का हमेशा फायदा है, क्योंकि यूपीएससी अभी भी लिखित एग्जाम ले रहा है। जिस दिन यूपीएससी ने मेंस लिखित करना बंद कर दिया, कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा, मैं भी नोट्स बनाने के लिए आपको नहीं कहूंगा। लेकिन जिस दिन तक ये एग्जाम लिखित में हो रहा है, आपको भी नोट्स अपने लिखने हैं। इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होती है। जब आप चीजें लिखते हैं तो आपकी मेमोरी में वो बेटर स्टिक होती है, ठीक है। और आपके कंसाइज नोट्स हैं, कहीं सेंटर इधर उधर आ गया तो आपके लिए कैरी करना भी बहुत ही ईजी हो जाता है। हाँ, करंट अफेयर्स के नोट्स मत बनाना, ये मैं कभी रेकमेंड नहीं करता। करंट अफेयर्स के नोट्स आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने पढ़ा है उसको वीकेंड पे आपको रिवाइज करना है, टेस्ट देने हैं। अभी मैं आपको बता दूंगा कि दिन में कितनी बजे से कितनी बजे तक पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ भी मैं आपको बता दूंगा। तो उसमें टेस्ट सीरीज भी आपको एनरोल करनी है। उड़ान बैच में ऑलरेडी आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, तो आपको कहीं और कुछ ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। नाउ कमिंग टू द डेली रूटीन, विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल। तो देखिए, डेली रूटीन में आपको 40 मिनट से 1 घंटा मैक्सिमम न्यूज़पेपर को देना है। ये एकमात्र गतिविधि है जिसको मैं आपको कहूंगा कि आप इसे घर पे मत करिए। अगर आप कहीं कम्यूट करते हैं, मेट्रो से, ट्रेन से, बस से ऑफिस जाते हैं, तो उस 1 घंटे के अंदर आपको अखबार पढ़ना है। अगर आप फिजिकल अखबार नहीं पढ़ सकते हैं कहीं बैठकर, ऑफकोर्स जैसे मेट्रो वगैरह में बहुत भीड़ होती है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो आप एक काम करिए, अपने फ़ोन में या फिर एक टैबलेट ले लीजिए सस्ता सा कोई, जिसके अंदर आप खोलकर अखबार के ई एडिशन को या PDF को पढ़ सकें। तो ये जो डिजिटल सब्सक्रिप्शन हैं आपके लिए ये बहुत काम की चीज़ है। न्यूज़पेपर को आप इसमें कर लीजिए, ठीक है। तो कम्यूट टाइम जो होता है, अगर आप ऑफिस आते जाते हैं, तो इस समय के अंदर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं जानता हूं मैनेज करना, लेकिन हो जाएगा। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ नहीं सकते हो तो न्यूज़पेपर एनालिसिस देख लो। हमारे चैनल पर भी सुबह सुबह न्यूज़पेपर एनालिसिस आ जाता है, यू कैन वॉच दोज, उससे भी आपका समय बच जाएगा। लेकिन देखिए, अल्टीमेटली न्यूज़पेपर पढ़ना तो पड़ेगा। हो सकता है कि शुरुआत के 2 महीने आप एनालिसिस देख लें, 3 महीने देख लें, लेकिन विद इन द फर्स्ट 5 मंथ्स स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर। अखबार कौन सा पढ़ना है? 2 ही अखबार हैं, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। इनके अलावा तीसरा कोई अखबार मत पढ़ना। या तो इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू, जो भी आपके यहाँ सरलता से उपलब्ध है उसको पढ़ लो। अगर डिजिटल सब्सक्रिप्शन लेना है तो भी दोनों में से किसी एक का ले लो। ये 2 मैं रेकमेंड करता हूँ। मेरे ख्याल से ये 2 नेशनल न्यूज़पेपर हैं जो इस वक्त बेस्ट हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ओके है, लेकिन उसके अंदर नेशनल न्यूज़ या इंटरनेशनल न्यूज़ की कवरेज इतनी अच्छी नहीं है। नेशनल तो फिर भी ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज़ इज नॉट कवर्ड इन अ वेरी गुड मैनर इन टाइम्स ऑफ इंडिया दीज डेज। थोड़ा सा देखो, ये सब्जेक्टिव भी है, चेंज भी हो जाता है। हो सकता है 2-3 साल बाद अच्छी कवरेज होनी स्टार्ट हो जाए, लेकिन एज ऑफ राइट नाउ इन 2023-24 आई वुड सजेस्ट हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये 1 घंटा आपको कम्यूट में निकालना है। कम्यूट समझ रहे हो ना, ऑफिस आने जाने का समय, उसमें आपको ये समय निकालना है 1 घंटे का। कैसे भी करके ये अखबार पढ़ने वाला काम या करंट अफेयर्स वाला काम आप कम्यूट में कर लीजिए। अक्सर मैंने देखा है मेट्रो सिटीज में लोग 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का, 2 घंटे लग जाते हैं। किसी का 1.5 भी हो सकता है, लेकिन जो भी है 1 घंटे से कम तो नहीं होता। लेस देन 30 मिनट्स का आजकल किसी का कम्यूट नहीं है। फिर बात आई जहां घर पे पढ़ने की, तो ये बहुत क्रिटिकल है। आपको क्या करना है, अपने पढ़ाई को 2 ब्लॉक्स में डिवाइड करना है। एक ब्लॉक आपको रखना है सुबह। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ने बैठ जाएं, मान लीजिए आप 6 बजे पढ़ने बैठ गए, 8 बजे तक आप पढ़ लेते हैं, ये आपका एक ब्लॉक हो गया। अगर उस समय कोई क्लास अटेंड हो जाती है तो और भी बेहतर है, नहीं तो ये समय सबसे बेस्ट यही है कि सेल्फ स्टडी करो। सुबह उठकर 6 से 8 बजे के बीच में आप सेल्फ स्टडी करिए, उसके बाद आप ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल सकते हैं। 2 घंटे यहाँ पर निकालिए। अब आप में से कोई हो सकता है जिसका ऑफिस सुबह 8 बजे चालू होता है, तो फिर वो उसके अनुसार एडजस्ट कर ले, वो रात को ज़्यादा पढ़ ले, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका ऑफिस सुबह 10 बजे या 9:30 बजे चालू होता है, तो आप 8:30 बजे तक निकलते हैं घर से, तो 6 to 8 इजीली आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो न्यूज़पेपर भी पढ़ लें, आप इसमें चाहें तो कल का रिवाइज भी कर सकते हैं। बेस्ट यही है कि रिवीजन करें इस समय, या फिर जो नया सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ें। फ्रेश मॉर्निंग आवर्स के अंदर जो ब्रेन एक्टिविटी है आपकी बहुत अच्छी रहती है, तो उस समय अगर आप नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वो बेहतर रहेगा, ठीक है। 6 to 8 ये हो गया। उसके बाद आप न्यूज़पेपर पे आएंगे। कम्यूट करते समय आपने अखबार पढ़ लिया। फिर जब आप वापस आ रहे हैं घर पर शाम को, तो शाम के समय आपको देने हैं आइडियली 3 आवर्स, 3 घंटे। 3 नहीं दे पाओ तो 2 घंटे तो देने ही हैं। और ये टाइम अब कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी बजे घर आते हैं। 6 बजे घर पहुंच जाते हैं तो 7 बजे पढ़ने बैठ जाइए, 7 बजे आते हैं तो 8 बजे पढ़ने बैठ जाइए, तो 8 to 10 कर लो, या फिर आप 9 to 11 कर लो, कुछ भी करो। 2 घंटे शाम के समय आपको देने ज़रूरी हैं। अब इस समय आप 2 अलग अलग GS सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो या तो 2 GS सब्जेक्ट अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो 1.5 घंटे दोनों सब्जेक्ट को दे दो, या 2 घंटे दे दो।
या फिर एक ही जीएस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो 3 घंटे उसे एक ब्लॉक में दे दो। ये थोड़ा सा आपको मैनेजमेंट अपना करना है कि मैं एक ब्लॉक में पढ़ूं या फिर 2 अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर, डिपेंडिंग ऑन योर वर्किंग आवर्स। तो कुल मिलाकर ये टाइम मैं अभी मान रहा हूं कि जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई क्लास भी होगी, तो ये वाला टाइम हो सकता है आपकी क्लास का भी जाए। तो जैसे उड़ान बैच को हमने ऐसे ही डिजाइन किया है कि हमने 1.5 घंटे की क्लासेस रखी हैं। तो हमारी 1.5 आवर्स की क्लासेस हैं। तो एक क्लास होती है जैसे सुबह 8 बजे से 9:30, दूसरी क्लास होती है हमारी शाम को 6 से 8:30, 6 से 7:30, एंड देन तीसरी क्लास होती है 8:30 से 10 बजे तक। तो अगर ये वाली क्लासेस भी आप कर रहे हैं तो उसके अलावा बीच वाला जो समय है वो आपको सेल्फ स्टडी को देना है। तो अगर आप 2 घंटे सेल्फ स्टडी को दे दो तो सबसे मैक्सिमम अगर आप निकाल सके, मान लीजिए कि आप दिन में 3 क्लासेस कर लेते हैं तो 1.5 इंटू 3 दिस इज व्हाट 4.5 आवर्स, एंड 2 घंटे आपने सेल्फ स्टडी, तो 6.5 घंटे। हालांकि ये बहुत ही आदर्श टाइम हो जाएगा। अगर क्लासेस चल रही हैं तो 4.5 घंटे क्लास और 1 घंटे भी अगर पढ़ाई को दे दो, जो पढ़ा है उसे थोड़ा बहुत रिवाइज करने को, तो भी ठीक है। ये नहीं दे पाओ तो कम से कम क्लास कर लो 4.5 घंटे की, इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी, कोई क्लास ज्वाइन नहीं कर रखी, तो फिर सेल्फ स्टडी को आपको मिनिमम 4 घंटे देने हैं, मैक्सिमम 6 घंटे, इससे ज्यादा मत देना। 6 घंटे पढ़ो, पढ़ाई में दोगे और साथ में जॉब भी करोगे तो भेजा फ्राई हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। 6 आवर्स इज द मैक्सिमम दैट यू शुड गिव। तो डेली रूटीन थोड़ा सा आपको कस्टमाइज करके करना है, पर अपना एक रूटीन बनाना स्टार्ट कर दो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका दोस्त है वीकेंड, एक वर्किंग एस्पिरेंट का बेस्ट फ्रेंड होता है वीकेंड। वीकेंड पूरे आपके हैं, सैटरडे संडे पूरे अपने हैं। तो आपको इस समय 10-10 घंटे देने पड़ेंगे, सैटरडे और संडे दोनों दिन आपको 10-10 घंटे देने हैं। पढ़ाई करो, रिवीजन करो, नोट्स बनाओ और टेस्ट भी दो। तो जैसे सैटरडे को आपने जो भी पढ़ा है पूरे हफ्ते, मान लो कि आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आप डेली 3 क्लास अटेंड कर रहे थे, उनके नोट्स बनाने का आपके पास कोई समय नहीं था, तो सैटरडे को आप करिए उसका नोट्स बनाने का काम, रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, ठीक है। और संडे को आप टेस्ट दे दो। संडे को आप 2 टेस्ट दे दीजिए, 5-6 घंटे के अंदर टेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप थोड़ा अपना घूम टहल लीजिए, संडे आप थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लीजिए। तो ये 10 घंटे आपको सैटरडे संडे को देने पड़ेंगे, 10 आवर्स ईच। कोशिश करोगे कम से कम 18 घंटे तो दे दो पूरे वीकेंड में मिलाकर। अब आप कहोगे सर वीकेंड पे तो हमें फिल्म देखने जाना है, बाहर जाना है, घूमने जाना है, तो भाई साहब ये गतिविधियां आपको कैंसिल करनी पड़ेंगी फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, दैट इज द 1.5 ईयर्स और 2 ईयर्स। आपको अननेसेसरी ना तो कॉल करने हैं, ना ही दोस्तों से 2-2 घंटे फोन पे गप्पे लड़ानी है, ना ही आपको कोई बहुत ज़्यादा छोटे मोटे ट्रिप्स पर जाना है। देखो कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर आईएएस बनना है तो वो जो छोटी सी अचानक ट्रिप हो जाती है, मैं देखता हूँ दिल्ली एनसीआर रीजन में कि चलो मनाली घूमा है, ऋषिकेश चले जाते हैं, चलो घूमने के लिए कहीं अलवर चले जाते हैं, तो ये छोटी छोटी ट्रिप्स आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। यू कैन नॉट डू दिस। अगर करना है तो देखिए 6 महीने में एक बार समय निकाल लो, वीकेंड पे घूमने चले जाओ। पर ये हर महीने जो छोटी मोटी ट्रिप्स बना लेते हैं कई ऑफिस के वर्किंग लोग होते हैं, जो अच्छा भी है, गलत नहीं है उसके अंदर कुछ भी, पर आप यूपीएससी दे रहे हो तो आपके लिए गलत है। सो यू हैव टू अवॉइड दीज। दोस्त अवॉइड करने पड़ेंगे, थोड़ा सा देखो कठिन है लेकिन अवॉइड करने पड़ेंगे। अच्छा, दोस्तों से भी मिलना है तो या तो ऐसा करो कि दोस्त को अपने घर बुला लो मिलने के लिए, आप मत जाओ, क्योंकि आप जाओगे तो आपका आने जाने में समय खराब होगा, ठीक है। और दोस्त आएगा तो आप क्या दोस्त से लिमिटेड समय में मिल भी लो, मिलना भी हो जाएगा। अगर आने जाने में दिक्कत आ रही है तो फोन पे बात कर लो, कनेक्टेड रहो। ऐसा नहीं कह रहा कि सभी दोस्तों से कनेक्शन छोड़ दो, लेकिन भाई साहब ऐसा मत करना कि आपके मेरे तो 30 दोस्त हैं और सभी से मेरी दोस्ती अच्छी है। नहीं, 30 दोस्त नहीं हो सकते जीवन में। अगर यूपीएससी देना है तो 3 या 4 दोस्तों तक अपने आप को लिमिटेड रख लो, जिनसे आप बातचीत करते हैं डेली, यानी कि डेली नहीं तो मतलब रेगुलर बेसिस पर, महीने में एक बार बात कर ली, हफ्ते में एक बार बात कर ली। हाँ, 30 दोस्त हैं तो वो मित्र मंडली आपको छोड़नी पड़ेगी। ये 25-30 दोस्तों वाली मित्र मंडली अक्सर उन लोगों की होती है जो अपने होम टाउन में जॉब कर रहे हैं, घर पे ही नौकरी कर रहे हैं, बचपन के स्कूल के भी दोस्त हैं, कॉलेज के भी दोस्त हैं। तो देखिए वो वाला मिलने का, रात को चलो आओ पान के गल्ले पे मिल लेते हैं सबसे, 2 घंटे गप्पे लड़ा लेते हैं, ये सब बंद करना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीज़ें आपको गतिविधियां सारी कट डाउन करनी पड़ेंगी। अनफॉर्चुनेटली दिस सैक्रिफाइस हैज़ टू बी मेड। इसके बिना यूपीएससी आप नहीं दे सकते, आईएएस नहीं बन सकते। रिलेटिव्स को भी आपको 1-1.5 साल के लिए छोड़ना पड़ेगा, शादी ब्याह कोई और सामाजिक फंक्शन सब छोड़ने पड़ेंगे। हाँ, कोई अपनी सगी भाई बहन की शादी है तो भाई चले जाना, वरना दूर दराज के चाचा मामा फूफा ताऊ, इनके बच्चों की शादियां, इनके कोई मुंडन, इनके कोई और संस्कार, हैप्पी बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, फॉरगेट एवरीथिंग। पूजा पाठ हो रही है, कोई बहुत बड़ा यज्ञ रख रहा है, अच्छी बात है, उनको आप बधाई दे दीजिए, बेस्ट विशेस दे दीजिए, लेकिन उसमें जाइए मत, क्योंकि क्या होगा कि उससे जाने में आपका थोड़ा सा समय जाएगा। अब मैं एक ही धर्म का यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो आप अपने अपने धर्म का मान लो कि अगर आप किसी और धर्म के हैं तो जो भी सामाजिक गतिविधियाँ या फिर धार्मिक गतिविधियाँ होती है आपको उन सबको अवॉइड करना है, ठीक है। ये केवल 1-1.5 साल के लिए। याद रखिए, आप एक बार आईएएस बन गए तो लोग आपको खुद बुलाएंगे कि सर आप ही आ जाओ चीफ गेस्ट बन के,
हमारा ये घर पे सम्मेलन हो रहा है या फिर हम एक बड़ा सा सोशल फंक्शन रख रहे हैं, उसमें फीता आपसे ही कटवाएंगे या फिर आप ही दीप प्रज्वलित करिए वहां पर आकर, तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी 2 साल बाद। तो अभी फिलहाल के लिए 1.5 साल के लिए अवॉइड करिए। हाँ, उन्हें बता दीजिए कि देखिए मेरे लिए अभी 1 साल यूपीएससी की तैयारी ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करूँ, वरना कई लोग बुरा भी मान सकते हैं, और मान जाए तो मान जाए, कोई ज़्यादा समय तक बुरा नहीं मानता है। और अगर एक्चुअली में कोई बहुत बुरा मान गया है तो फिर वो आपका सच्चा दोस्त या फिर सच्चा रिश्तेदार नहीं था, ठीक है। अगर सच्चा दोस्त है, आपको समझता है, आपकी आकांक्षाओं को समझते हैं, तो वो आपकी बात को बिल्कुल मानेंगे। फिर एक और बात का ध्यान दीजिए कि शेड्यूल, आपका शेड्यूल बड़ा फिक्स होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सोना है 7 घंटे, मतलब सोना है, ये बेयर मिनिमम है। 7 आवर्स मिनिमम स्लीप चाहिए, मैक्सिमम 8, ना तो इससे 8 घंटे से ज्यादा, ना 7 घंटे से कम। अब हो सकता है कि आप कभी सोचें कि चलो आज मैं पढ़ लेता हूं, मेरा मूड कर रहा है पढ़ाई करने का, लेकिन सोऊंगा मैं 5 घंटे, तो ये नहीं करना है, डोंट डू दैट, ठीक है। 7 घंटे सोइए, खाना हेल्दी खाइए, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, बेयर मिनिमम 30 मिनट। अगर आप 3 घंटे जिम में बिताते हैं तो वो भी आपको कट डाउन करना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली दैट इज ऑल्सो ट्रू। 3-4 घंटे आप सेहत वाली गतिविधियों पे नहीं दे सकते, अगर पहले देते थे तो 30 मिनट या 45 मिनट तक उसे लिमिट कीजिए। थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं इफ़ यू फील लाइक इट, और कुल मिलाकर एक हेल्दी लिविंग रखनी है। ऐसा ना हो कि आपके 15-20 दिन बीमारियों में निकल गए, 2-3 महीने बीमारी में निकल गए, कहीं आपका जिम में छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर वैक्चर हो गया, कोई मसल पुल हो गया, उसके कारण आपके 15-20 दिन खराब हो जाएं, ये गतिविधियां ना हो। मेंटेन योर सेफ्टी, मेंटेन अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 7 घंटे सोना, 5 घंटे पढ़ना, 8 घंटे काम को देना, 2 घंटे कम्यूट को देना और 2 घंटे अन्य काम, नहाना धोना, सब इसके अंदर हो जाएगा। ये शेड्यूल एक आइडियल शेड्यूल है जो आपको आने वाले 1.5 से 2 साल फॉलो करना चाहिए। अब इसके अंदर देखो, किसी का वर्क 7 आवर्स है तो पढ़ाई को 6 घंटे दे दो, किसी का अगर काम 10 घंटे का है, कम्यूट 2 घंटे का है, तो आपको पढ़ाई के लिए कम समय मिलेगा, तो फिर आपको पढ़ाई के लिए 3 घंटे मिलेंगे, फिर आपको 2 साल का टाइम होराइजन लेकर चलना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ी अपने लेवल पे देखनी है कि मेरा कितना समय मैं पढ़ाई को दे सकता हूँ। अब जहाँ तक बात है लीव्स की, तो प्रीलिम्स के पहले कोशिश करो कि 15 दिन की छुट्टी आपको मिल सके, 15 नहीं तो 7 दिन की तो मिनिमम चाहिए। मेंस के पहले आइडियली यू शुड टेक एटलीस्ट 2 मंथ्स ऑफ लीव। 2 महीने की छुट्टी नहीं मिलती है तो कम से कम 1 महीने के लो, क्योंकि वो ज़रूरी होगी। देखिए 8-10 दिन तो आपके एग्जाम देने में चले जाएंगे, 1 हफ्ता तो पूरा एग्जाम में जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा आपको 20 दिन 25 दिन और समय अपना पहले भी चाहिए। तो ये छुट्टियां भी प्लान करके रखो, बिना बात की छुट्टी मत लेना। यूपीएससी एग्जाम देने के समय आपको छुट्टी भी प्लान करनी पड़ेगी। तो आप देखिए एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, आपका बस माइंडसेट थोड़ा वैसा होना चाहिए कि मुझे नौकरी के साथ पढ़ना है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। डेली टारगेट आप सेट करो, डेली नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ चैप्टर्स आपने तय कर रखे हैं, टाइम टेबल अपना पहले से बना रखा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑल यू हैव टू डू इज अ लॉट ऑफ प्लानिंग। तो ये प्लानिंग अपनी करनी पहले ही महीने में स्टार्ट कर देना। संडेज और वीकेंड्स आपके हैं, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें मैं पहले ही कर चुका हूं। और स्टैटिक पोर्शन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना, शुरुआत में करंट अफेयर्स पे इतना ध्यान नहीं देना है। फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ योर प्रिपरेशन फोकस ऑन द स्टैटिक पोर्शन, क्योंकि यही आपके सिलेक्शन को गारंटी करता है, मिनिमम मार्क्स गारंटी करता है। करंट अफेयर्स से भी बहुत सवाल आते हैं, मैं तो खुद करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ना ही नहीं है, लेकिन जो आपका सिलेक्शन है आज भी वो स्टैटिक पोर्शन ही तय करता है। अगर आप स्टैटिक में बेसिक मार्क्स लेकर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल तय है। करंट अफेयर्स में एक चीज मैं आपको कहूंगा कि बहुत ज्यादा अपना समय बेतुके करंट अफेयर्स में खर्च मत करना। देखो यूट्यूब पे करंट अफेयर्स सोर्सेज की बाढ़ आ रखी है, तो मैं तो यही कहूंगा कि पाथफाइंडर को देख लो या फिर कुछ अच्छे चैनल जो आपको ठीक लगते हैं उनको देखो। ये फिल्टरिंग सिस्टम अपना बना लो 1-2 महीने के अंदर कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। इंटरनेट पर बिना बात का समय व्यर्थ ना करें, लोगों से लड़ने में, बहस करने पे, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपना समय व्यर्थ ना करें, वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन से और कुछ नहीं है। सोशल मीडिया आपको लिमिट करना पड़ेगा, दिन में 30 मिनट से ज़्यादा सोशल मीडिया को मत देना। तो ये सारे सैक्रिफाइसेस अगर आप करोगे तो एक वर्किंग एस्पिरेंट बिल्कुल कर सकता है, एग्जाम को रिजॉल्व कर सकता है या फिर सिलेक्शन पा सकता है। अब एक टॉपिक मैंने इसमें नहीं छेड़ा है, वो है ऑप्शनल सिलेक्शन का। तो उसके बारे में मैंने हाउ टू प्रिपेयर वाले वीडियो में बात करी है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे संपर्क करके आप अपने ऑप्शनल सिलेक्शन के अंदर गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर अगर आप उड़ान बैच के स्टूडेंट हैं तो वहां पर आप क्लास में भी मुझसे बात कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ने के देखिए कई फायदे हैं। बहुत सारे प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म से निकले हैं। हम क्लियरली ये भी बता देते हैं कि कौन हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम में था केवल और कौन हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में था, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हम बताते हैं। इनके इंटरव्यूज भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। कई प्रीवियस ईयर टॉपर जो वर्किंग थे, जैसे कि अनु कुमारी जी, इनका इंटरव्यू पर्सपेक्टिव सीरीज में आप जरूर देखिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हैव अ ग्रेट डे।